हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम इतिहास विषय का लेसन प्लान नंबर 29 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 29। इसके बाद रहेगा कक्षा या क्लास। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद चक्र या कालांश, यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद अवधि या टाइम पीरियड, सामान्यतः सभी को 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको ये अपना पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद है विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण या टॉपिक मुगल कालीन सामाजिक स्थिति। उसके बाद दिनांक, यहाँ पे आप उस दिनांक को लिखेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, यहाँ पे उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय पढ़ाने का छात्रों को क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य की 4 पक्ष हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ए, छात्र मुगल कालीन सामाजिक स्थिति को जान सकेंगे। बी, छात्र मुगल कालीन सामाजिक स्थिति से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। उसके बाद है हमारा विशिष्ट उद्देश्य के पास दूसरा बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मुगल कालीन सामाजिक स्थिति की तुलना अन्य वंशों की सामाजिक स्थिति से कर सकेंगे। बी, छात्र मुगल कालीन सामाजिक स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे। हमारा तीसरा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मुगल कालीन सामाजिक स्थिति से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र मुगल कालीन सामाजिक स्थिति का विश्लेषण कर सकेंगे। हमारा चौथा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। ए, छात्र मुगल कालीन सामाजिक परिवेश में विभिन्न लोगों की स्थितियों को समझ सकेंगे। बी, छात्र मुगल कालीन सामाजिक वर्ग के पदक्रम को समझ सकेंगे। यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त होता है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम मॉडल का, चार्ट का, मानचित्र का, चित्र का प्रयोग करते हैं ताकि हम बच्चों को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी चित्र हैं इन सब का प्रयोग करके हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो उन्हें ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो चलिए देखते हैं। सहायक सामग्री में है आगरा के किले का चित्र, हुमायूं का मकबरा दिल्ली का चित्र, पिएत्रा द्यूरा ताजमहल का चित्र। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र जो हम पढ़ाने जा रहे होते हैं उसके विषय में सामान्य जानकारी सामान्यतः रखते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपनी पिछली कक्षा में पढ़ के आए रहते हैं या अपने टीचर से, अपने सहपाठियों से, अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ विषय में सुने रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्व ज्ञान में क्या है। छात्र मुगल कालीन सामाजिक स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद है
प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले क्या रहेगा, छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्य कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछती हैं। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता यह होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, जिगजैग मोशन का अर्थ यह होता है कि जो हम पहला प्रश्न पूछते हैं छात्रों से, जो छात्र उसका उत्तर देते हैं, उसी उत्तर से हम दूसरे प्रश्न का निर्माण करते हैं, और दूसरे प्रश्न के उत्तर से हम तीसरे प्रश्न का निर्माण करते हैं, और तीसरे प्रश्न के उत्तर से हम चौथे प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों, अकबर ने विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें कौन सी उपाधि दी? छात्र उत्तर देंगे नवरत्न की। दूसरा प्रश्न है, छात्रों, अकबर के दरबार में नवरत्नों में अबुल फजल किसके लिए प्रसिद्ध थे? छात्र उत्तर देंगे लेखक व साहित्यकार थे वो। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, मुगल काल में लेखक व साहित्यकार किस श्रेणी में आते थे? छात्र उत्तर देंगे मध्यम वर्ग में। तो हम पूछेंगे फिर चौथा प्रश्न, छात्रों, मुगल कालीन सामाजिक व्यवस्था में मध्यम वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और छात्र प्रस्तावना प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। प्रस्तावना के बाद हमारा रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों, आज हम मुगल कालीन सामाजिक स्थिति के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, शिक्षणाधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षणाधिगम परिस्थितियों में दो हैं, छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद है श्यामपट्य सारांश। शिक्षण बिंदु में हमारा पहला शिक्षण बिंदु है मुगल कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। तो हमारे पहले शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न की विशेषता यह होती है कि छात्राध्यापिका इसे इसलिए पूछती हैं ताकि वो ये इस बात का ज्ञान कर सकें कि जो टॉपिक वो छात्रों को पढ़ाने जा रही हैं, छात्र उसके विषय में कितनी जानकारी रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? छात्र उत्तर देंगे अकबर ने। दूसरा प्रश्न है, छात्रों, मनसबदारी व्यवस्था में सबसे बड़ा मनसब कितने का होता था? छात्र उत्तर देंगे 12,000 का। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, बड़े मनसबदार किस सामाजिक श्रेणी में आते थे? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे, छात्रों ने इसके उत्तर दिए। तो विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन पद्धतियों में बदलाव आया। जातीय व्यवस्था के अंदर नई उपजातियों का उदय हुआ। मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमा, पवित्र धार्मिक व्यक्ति, सैयद, शेख आदि थे। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम, अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार आदि थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिषी, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आदि थे। तत्पश्चात भूमिहीन, कृषक, श्रमिक, दरिद्र, निसहाय, दास आदि की श्रेणी थी। हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार और राजस्व प्राप्त था। तत्पश्चात क्षत्रियों का वर्ग था। उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिला। तृतीय वर्ग में वैश्य थे। व्यापारिक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। समाज में निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे। इसमें पेशेवर समूह भी सम्मिलित थे। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह या पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं।
विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में पहला है मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। दूसरा, हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। तीसरा, मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल काल दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में किसका निर्माण करवाया था? छात्र उत्तर देंगे ताजमहल का। दूसरा प्रश्न है, छात्रों, ताजमहल को किस में गिना जाता है? छात्र उत्तर देंगे विश्व के 7 आश्चर्यों में। फिर तीसरा प्रश्न है, छात्रों, आप मुगल कालीन स्थापत्य कला के विषय में क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं। मुगल काल में भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इसलिए मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहते हैं। मुगल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरबारों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया। मुगल शहंशाहों ने कई किले बनवाए, जिसमें मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। मुगलों महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकार का कला का मिश्रण देखने को मिलता है। इनमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोज़ा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया। सजावट की इस पद्धति को पिएट्रा ड्यूरा, एक प्रकार की नक्काशी कहते हैं। कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को मिलती हैं। इनकी इमारतों की विशेषता इनके विशाल गुम्बद, मेहराब, दरवाजे तथा ऊंचे चबूतरे हैं। हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का, जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते थे, इस्तेमाल किया गया है। मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। जगह जगह सुंदर फव्वारे भी थे। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब का पिंजौरा बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। बहते पानी का प्रयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है पहला, मुगल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। इसके बाद है दूसरा, कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को मिलती हैं। चौथा, बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है बोधात्मक प्रश्न,
बोधात्मक प्रश्न छात्राध्यापिका छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि वह इस बात को जान सकें कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है, और साथ ही वो अपनी शिक्षण विधि का भी मूल्यांकन कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों, मुगल काल में कौन सर्वोपरि होता था? छात्र उत्तर देंगे सम्राट और उसका परिवार। दूसरा प्रश्न है, छात्रों, निषाद बाग कहाँ स्थित है? छात्र उत्तर देंगे कश्मीर में। फिर तीसरा प्रश्न है, छात्रों, किसके आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई? छात्र उत्तर देंगे मुगलों के आगमन से। फिर चौथा प्रश्न है, छात्रों, उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे मुगल काल को। फिर पांचवा प्रश्न है, छात्रों, लाहौर का शालीमार बाग किस काल में बनवाया गया था? छात्र उत्तर देंगे मुगल काल में। बोधात्मक प्रश्न के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है, मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। दूसरा, मुगल काल हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। तीसरा, मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। चौथा, मुगल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए थे जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। पांचवा, कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। छठवां, कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को मिलती हैं। सातवां, बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। श्यामपट्ट सारांश यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। श्यामपट्ट सारांश के बाद है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण कार्य के बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों, मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति पर विचार कीजिए। दूसरा, छात्रों, मुगल काल में समाज के दूसरे वर्ग में कौन आते थे? तीसरा प्रश्न है, छात्रों, मुगल काल को उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? चौथा प्रश्न है, छात्रों, पिएट्रा ड्यूरा क्या है? पांचवा प्रश्न है, छात्रों, मुगल काल की इमारतों में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है? पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों, पिएट्रा ड्यूरा सजावट की एक पद्धति से आप क्या समझते हैं? दूसरा, छात्रों, मुगल काल के बगीचों की क्या विशेषता थी? तीसरा प्रश्न है, छात्रों, मुगल कालीन समाज में सबसे निम्न स्तर पर कौन लोग आते थे? तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन प्लान नंबर 29 समाप्त होता है। धन्यवाद।